हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। स्टूडेंट, आज हम लोग जो हमारा संगठन का दूसरा प्रकार है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। कि जो लाइन इससे पहले लेक्चर में हमने लाइन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एक ही व्यक्ति बहुत सारे सभी कार्यों कर रहा था कि तो उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी कि केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी कार्यों को कार्य कुशलतापूर्वक और दक्षतापूर्वक जो करना संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों ने दूसरा संगठन का निर्माण किया, कार्य जिसको बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम लोग देखते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जो मुख्य कमी है वो यह है कि ऐसे ऑलराउंडर व्यक्तियों को ढूंढना जो मैनेजमेंट स्तर के सभी कार्यों को दक्षता से कर सकें। कि जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा था कि एक ही आदमी सारे कार्य कर सकता है, तो ऐसे इस टाइप के कार्मिकों को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि सारे कार्य एक ही आदमी के द्वारा संपादित किए जा सकते हैं, किए जाएँ। तो उसके लिए लेकिन कोई भी विभाग अध्यक्ष सभी कार्य जैसे उत्पादन पर नियंत्रण, मटेरियल हैंडलिंग, वर्कर्स पर नियंत्रण, सुपरवाइजन, इंस्पेक्शन व बिक्री समान दक्षता से नहीं कर सकता। तो ये अलग अलग कार्य हैं, उनको सभी एक आदमी सभी कार्य को उसी दक्षता के अनुसार नहीं कर सकता। उसके अंदर कहीं ना कहीं जो चूक हो जाती है और वो चूक के कारण उपक्रम को कुछ गलती करनी पड़ती है, जिससे कि उसकी लागत बढ़ जाती है। तो इसके लिए इस कमी को दूर करने के लिए जो हमारे एक थिंकर थे F.W. टेलर, तो F.W. टेलर ने जो हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें ड्यूटी जो दी जाती हैं वो क्रिया के अनुसार हैं, जिसमें जो भी ड्यूटीज़ आपको जो कर्तव्य दिए जाते हैं वो आपका जो फंक्शन होगा उसके अनुसार आपको संपादित करने पड़ते हैं। अर्थात प्रत्येक क्रिया उस पर्टिकुलर फील्ड में के विशेषज्ञ से की जाती है और उसी के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। जो आदमी जिस पर्टिकुलर फील्ड का विशेषज्ञ है उससे ही वो कार्य करवाया जाएगा और उसी फील्ड के आदमी से वह कार्य नियंत्रित किया जाएगा। जैसा कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में एक ही सुपरवाइजर द्वारा कई वर्कर को नियंत्रित किया जाता है, टेलर ने कई विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न गतिविधियों में लगे श्रमिकों को नियंत्रण करने का सुझाव दिया। जो टेलर ने जो कई अलग अलग विशेषज्ञ द्वारा जितने भी अलग अलग गतिविधियों में जो श्रमिक लगे हुए हैं उनको नियंत्रण करने का सुझाव दिया था। तो टेलर ने ऑफिस और क्लर्कियल को उत्पादन कार्य से अलग किया। जो ऑफिस वर्क है और जो उत्पादन कार्य है इनको टेलर ने अलग किया। और टेलर ने जो विशेषज्ञता का सिद्धांत काम में लिया और हर एग्जीक्यूटिव अपने क्षेत्र का टॉप मोस्ट एक्सपर्ट बन जाता है। जो विशेषज्ञता के सिद्धांत के अनुसार हर जो विशेषज्ञ होगा अपने फील्ड का जो भी उसका क्षेत्र होगा उसका टॉप मोस्ट एक्सपर्ट बन जाता है। एक एग्जीक्यूटिव प्रोडक्शन का प्रभारी हो जाता है, दूसरा रिपेयर का और तीसरा मेंटेनेंस का। जो एक एग्जीक्यूटिव रिपेयर का होगा, दूसरा मेंटेनेंस का, तीसरा सेल्स का और चौथा फाइनेंस का प्रभारी हो जाता है। एक प्रभारी दूसरे फंक्शन के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता। द फंक्शनल हेड कैन लुक आफ्टर विद ग्रेट एबिलिटी, कॉन्फिडेंस एंड स्किल देन द डिपार्टमेंटल हेड इन द लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इसके कुछ फ़ायदे हैं। एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, तो जो हमारा जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है इसके फ़ायदे ये हैं कि स्पेशलाइजेशन होने के कारण कार्य की क्वालिटी अच्छी होती है। अब इसके अंतर्गत हम लोग स्पेशलिस्ट जो विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञ के द्वारा ही कार्य संपादित करते हैं और विशेषज्ञ के द्वारा उसी क्षेत्र के विशेषज्ञ के द्वारा उन कार्यों की निगरानी की जाती है, जिससे कि जो कार्य की क्वालिटी अच्छी होती है। विशेषज्ञों स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट के द्वारा कर्मचारियों को इंस्ट्रक्शन देने से संगठन में नॉलेज बढ़ती है। जो एक्सपर्ट यदि किसी का कोई चीज़ का इंस्ट्रक्शन देगा तो संगठन में नॉलेज बढ़ता है। इट हेल्प इन मास प्रोडक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्पेशलिटी। तो यह एक जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है यह एक मास प्रोडक्शन करेगा, मास प्रोडक्ट, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन और स्पेशलाइजेशन हो जाता है। एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट्री वर्क ऑन
इसमें क्या होता है कि जो हमारी अच्छा कार्य होगा तो हमारी जो फैक्ट्री और जो हमारा वर्क होगा उसमें एक्सटेंशन पॉसिबल है, उसमें एक्सटेंशन पॉसिबल है। किसी भी प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश आखिर तक इनकॉर्पोरेट की जा सकती है। कोई भी चीज़ हो जिसमें यदि आपको एक्सपर्टीज लेना हमेशा लेनी पड़ती है तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ गुंजाइश होती है। अगला है रेस्ट्रिक्शन इन वेस्टेज रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ प्राइम कॉस्ट। हम लोग जो भी हमारी कॉस्ट है, अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि यदि कोई विशेषज्ञ आदमी किसी कार्य को संपादित नहीं करेगा तो उसको कहीं ना कहीं लॉस उठाना पड़ेगा और लॉस के कारण उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसमें हम लोगों को स्पेशलिस्ट के द्वारा उसकी कॉस्ट को कम किया जाता है। और प्रॉब्लम ऑफ ओवर बर्डन इज रिड्यूस्ड। अब एक ही आदमी सारी कार्य करेगा तो उस पर ओवर बर्डन की समस्या बहुत ज़्यादा जाती है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन यहाँ पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग कार्य को संपादित किया जाता है जिससे कि प्रोडक्ट जो ओवर बर्डन का कम हो जाता है। फीलिंग ऑफ फ्रीडम इज फील्ड बाई वर्कर एज ही इज़ नॉट वर्किंग अंडर वन फोरमैन। तो जिसमें जो इसमें एक आदमी एक ही के अंदर का कार्य नहीं करे, एक ही के अंतर्गत कार्य नहीं करता, उसके ऊपर कई लोग स्पेशलिस्ट होते हैं तो उसको फीलिंग आने लग जाती है, फ्रीडम की फीलिंग आने लग जाती है। वर्कर नीड नॉट टू बी नॉलेजेबल बिकॉज ऑल द इंस्ट्रक्शन आर गिवन बाई एक्सपर्ट। तो वर्कर को बहुत नॉलेजेबल बनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे एक्सपर्टों के द्वारा उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। और इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लगातार किसी भी कार्य को करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन इसकी लगातार ज़रूरत पड़ती है और विशेषज्ञ शोध के माध्यम से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। जो विशेषज्ञ हैं वो लगातार इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये करते रहते हैं जिससे कि उनका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसका अच्छे से अच्छा उसको बना सकें। एक्सपर्ट गाइड रिड्यूस द एक्सीडेंट एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल। जो भी एक्सपर्ट हैं वो जो भी एक्सीडेंट हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं और जो मटेरियल वेस्टेज है उसको भी कम किया जा सकता है। क्योंकि एक फोरमैन एक ही कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो वह अपने कार्यों को बेहतर तरीके से संपादित कर सकता है। इसमें एक फोरमैन एक कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो इसलिए अपने कार्य को वो अच्छे से संपादित कर सकता है। ये इसके कुछ फ़ायदे थे। अब कुछ फ़ायदों के साथ ही साथ कुछ इसके नुकसान भी हैं, इसके डिसएडवांटेज भी हैं, उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है इसमें जो लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसमें कोऑर्डिनेशन का अभाव होता है। अलग अलग फोरमैनों द्वारा किए गए कार्यों को कोऑर्डिनेट करना मुश्किल होता है। इसमें अलग अलग फोरमैन के द्वारा अलग अलग कार्यों को संपादित किया जाता है और इसलिए उनको कोऑर्डिनेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। विभिन्न विभागों के बीच भी कोऑर्डिनेशन का अभाव रहता है और इसमें अलग अलग सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट, अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट हैं, उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन का अभाव रहता है। अब इस कोऑर्डिनेशन के अभाव के कारण एम्प्लॉइयों के बीच भी है और डिपार्टमेंट के बीच भी कोऑर्डिनेशन का अभाव है। इससे जो उनकी उत्पादकता पर भी असर पड़ता है। अगला है अनुशासन का अभाव, जो भी इसमें लैक ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन को बनाए रखना मुश्किल होता है क्योंकि हर श्रमिक हर फोरमैन के प्रति उत्तरदायी है। इसमें हर श्रमिक हर फोरमैन के प्रति उत्तरदायित्व है तो इसलिए इसमें अनुशासन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि एक ही स्तर के कई अधिकारी होते हैं तो उनके बीच मनमुटाव, मान लो कोई फोरमैन किसी कार्य कर रहा है फिर दूसरे मान लो किसी श्रमिक कोई और कार्य कर रहा है तो दूसरे फोरमैन ने कोई दूसरा कार्य करने के लिए बोला, तीसरे ने किसी और कार्य करने के लिए बोला, तो उनके बीच में जो फोरमैन है उनके बीच में भी मनमुटाव हो जाएगा अधिकारियों के बीच में। और ऑथोरिटी की भी लड़ाई रहती है, इससे टीम भावना भी खत्म होती है और साथ ही साथ इनका अनुशासन भी नहीं रह पाता। उत्तरदायित्व का निर्धारण मुश्किल हो जाता है और जो श्रमिक है उसके ऊपर उत्तरदायित्व का निर्धारण मुश्किल हो जाता है। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो एक को उत्तरदायी ठहराना मुश्किल हो जाता है, अर्थात जिससे कोई कारण नुकसान हुआ इसका निर्धारण करना मुश्किल हो जाता है और इसके अंदर गलफत की स्थिति, जो कन्फ्यूजन की स्थिति है वो भी पैदा हो जाती है। वर्कर को सदैव फोरमैन की ऑथोरिटी एवं क्रिया को लेकर कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा कार्य, मान लो बहुत सारे काम बता दिए तो वर्कर को कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा कार्य पहले करूं। तो इससे इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा जटिल हो जाते हैं। और विविध, जैसे इसमें मिसलेनियस है कि वर्कर में पहल करने की क्षमता का विकास नहीं हो पाता क्योंकि उसको सारी चीज़ों का इंस्ट्रक्शन मिलता है, इसलिए उसमें जो इनिशिएटिव करने की जो क्षमता है, पहल है, उसको ख़त्म हो जाएगी। वह अपनी पूर्ण प्रतिभा नहीं दिखा पाता। अधिक एक्सपर्ट रखने से कार्य की लागत भी बढ़ जाती है। उपयोग, जो हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है इसके उपयोग क्या होंगे, कहाँ होंगे। एक शुद्ध फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम
मुश्किल से मिल पाता है कि हम चाहें कि विशुद्ध ये पूरा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हो, तो इस टाइप का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जहाँ पर क्रियाशीलता के आधार पर दायित्व बांटे जाएँ, वहाँ पर स्किल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, वहाँ पर एक स्किल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इस प्रकार का संगठन बड़े उद्योगों में जहाँ भविष्य में एक्सपेंशन की संभावना होती है, वहीं पर उचित रहता है। ये कुछ इसके, एक जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर के नीचे एक वर्क मैनेजर है, और डिजाइन मैनेजर, और ये सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रोडक्शन है, एस्टिमेशन एंड कॉस्ट मैनेजमेंट है, उसके बाद मेंटेनेंस है, और फोरमैन, उसके नीचे फोरमैन है, नीचे वर्कर है। तो वर्कर को अलग अलग फोरमैन से आदेश मिल रहे हैं। तो ये हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ब्लॉक डायग्राम है। तो आज हमारी क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में लाइन और स्टाफ के बारे में अध्ययन करेंगे।